खुशामदीद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा शहर सिंगापुर, जो कभी सिर्फ एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक बन गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रेजी रिच सिंगापुर। और इस वीडियो के आखिर में आप समझ पाएंगे कि सिंगापुर के इस कमाल के सफर के पीछे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स की। सिंगापुर क्या है? सिंगापुर एक छोटी सी सिटी स्टेट है जो साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। माले पेनिसुला की साउथर्न टिप पर इसका टोटल एरिया सिर्फ 728.6 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब दिल्ली शहर से भी छोटा। लेकिन इसके छोटे साइज को देखकर आप गलत मत समझना। छोटे साइज के बावजूद सिंगापुर दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मुल्कों में शामिल है। आज के सिंगापुर को हम स्काई स्क्रैपर्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जानते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो ये क्या हुआ? कैसे सिंगापुर एक क्रेजी रिच मुल्क बन गया जिसकी दुनिया बात करती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सिंगापुर के माजी को समझना होगा, जो कि सदियों पर फैला हुआ है। तो पहले हम यहाँ जानते हैं कि सिंगापुर कहाँ है और इसकी लोकेशन इतनी जरूरी क्यों है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है, बिल्कुल मालाक्का स्ट्रेट के किनारे। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ से दुनिया के बहुत से इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स गुजरते हैं, जो कि इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करते हैं। इसकी लोकेशन ने सिंगापुर के लिए खूबियां और मुश्किलात दोनों का सामना किया है। एक तरफ से तो इसने सिंगापुर को एक वैल्यूएबल ट्रेडिंग पोस्ट बना दिया, और दूसरी तरफ से इसने कॉलोनियल पावर्स जैसा कि ब्रिटिशर्स को भी अट्रैक्ट किया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको यूरोप से एशिया या वाइस वर्सा ट्रेड करना है तो सिंगापुर से गुजरना लाजमी है। इस वजह से सिंगापुर दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक बन गया और ग्लोबल ट्रेड का एक क्रिटिकल हब बन गया। ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन उन की फैक्टर्स में से एक थी जिसको मुल्क के लीडर्स ने सिंगापुर को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सिंगापुर का ये कमाल का सफर कब शुरू हुआ? इसका जवाब समझने के लिए हमें 19वीं सेंचुरी के आगाज में जाना होगा। 1819 में सिंगापुर को सर स्टैमफोर्ड राफल्स ने मॉडर्न सिटी के तौर पर एस्टैब्लिश किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। राफल्स ने सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना और इसको एक फ्री पोर्ट बनाया, जहां दुनिया भर के ट्रेडर्स बिना कस्टम ड्यूटीज दिए ट्रेड कर सकते थे। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बाद में हुई। तकरीबन मिड 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिंगापुर को अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जंग के बाद ये दोबारा से ब्रिटिशर्स के पास चला गया। लेकिन 1950 के आखिर तक सिंगापुरियन अवाम ने सेल्फ गवर्नेंस का मुतालबा करना शुरू कर दिया। 1959 में सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट बना दिया गया और ली कुआन यू इसका पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1965 में आया। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन्स की वजह से सिंगापुर को मलेशिया से निकाल दिया गया और 9 अगस्त 1965 को ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इस वक्त सिंगापुर बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में था। इसके पास ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस थे, ना ज्यादा जमीन और ना ही ज्यादा पॉपुलेशन। लेकिन जो था वो था एक विजनरी लीडर ली कुआन यू और एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करने का इरादा रखता था। अब बात करते हैं कि वो कौन से की प्लेयर्स थे जो सिंगापुर की तरक्की के पीछे थे। सबसे प्रोमिनेंट शख्सियत सिंगापुर की कहानी में ली कुआन यू की थी। इनको मॉडर्न सिंगापुर का फाउंडिंग फादर कहा जाता है।
लेकिन क्वान यू 1959 से लेकर 1990 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और अपनी वफात तक वो सिंगापुर की पॉलिसीज को बनाने में बहुत असर रखते थे। ली क्वान यू बहुत ही विजनरी और डिटरमाइंड लीडर थे। उन्होंने समझा कि अगर सिंगापुर को सरवाइव करना है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एक स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम बनाना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना जरूरी होगा। उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट ने ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जो सिंगापुर की इकोनॉमिक मिरेकल का फाउंडेशन बन गए। लेकिन ली क्वान यू इस काम में अकेले नहीं थे। उनके साथ एक हाईली कॉम्पिटेंट और लॉयल मिनिस्टर्स की टीम थी, जिसमें डॉक्टर गो कैंग स्यू भी शामिल थे, जो सिंगापुर की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट कहलाते हैं, और एस राजारत्नम, जिन्होंने सिंगापुर की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये सब मिलकर सिंगापुर को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड नेशन बनाने में लगे रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि सिंगापुर ने इन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पर फोकस क्यों किया और ये काम कैसे किया। जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेजेस और नेचुरल रिसोर्सेज का ना होना। लेकिन इन चैलेंजेस को सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने एज बैरियर्स नहीं देखा, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझा। उनकी खास स्ट्रेटजी ये थी कि अपनी लोकेशन का फायदा उठाया जाए और ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाया जाए। सिंगापुर ने अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट की और इसको दुनिया के सबसे एफिशिएंट और बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक बना दिया। इससे इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज अट्रैक्ट हुई और सिंगापुर को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में एक क्रिटिकल नोड बनाने का मौका मिला। दूसरी बड़ी स्ट्रेटजी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना। सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने एक प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया, जिसमें लो टैक्सेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क था, जो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता था। इससे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को यहाँ पर अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। ये फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स सिंगापुर की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही काफी नहीं थी। गवर्नमेंट ने समाजी इस्तेहकाम को भी अहमियत दी। पब्लिक हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड HBD बनाया ताकि शहरियों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, जो समाजी हमानगी के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन किसी भी माशरे की तरक्की के लिए तालीम भी एक क्रिटिकल एरिया होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बायलिंगुअलिज्म, इंग्लिश और एक मदर टंग चाइनीज, माले या तमिल को बहुत इम्पोर्टेंस दी, ताकि वर्कफोर्स ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके। वक्त के साथ सिंगापुर ने एक हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स डेवलप किया, जो और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में मददगार साबित हुआ। अब हम बात करते हैं कि सिंगापुर ने ये स्ट्रेटजीज इतनी इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट करी। सिंगापुर की सक्सेस का राज उसके गवर्नेंस में छुपा हुआ है। ली क्वान यू के अंडर गवर्नमेंट बहुत ही प्रैग्मेटिक, इनकरप्टिबल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस थी। पॉलिसीज को इफिशिएंसी और रिजल्ट्स पर फोकस करते हुए इंप्लीमेंट किया गया, ना कि पॉपुलिज्म के अंडर। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत हैंड्स ऑन अप्रोच रखा। फ्री मार्केट पर सब कुछ छोड़ने के बजाय स्टेट ने इकोनॉमी को शेप करने में एक्टिव रोल अदा किया। गवर्नमेंट लिंक कंपनीज GLCs जैसे कि टेमासेक होल्डिंग्स को एस्टैब्लिश किया गया, ताकि स्टेट ओन्ड एसेट्स को मैनेज किया जा सके और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कॉम्पिटिटिव बनाए जा सके। ये अप्रोच, जिसे स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है, ने सिंगापुर को अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी पर कंट्रोल रखने का मौका दिया और साथ साथ ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का फायदा उठाया। एक और क्रूशियल एस्पेक्ट था रूल ऑफ लॉ की सख्त अमलदारी। सिंगापुर में दुनिया के सबसे कम करप्शन रेट्स हैं, शुक्रिया उन एंटी करप्शन लॉज ऑफ पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी के कल्चर का,
ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। अर्बन प्लानिंग को भी बहुत एहतियात से एग्जीक्यूट किया गया। सिंगापुर दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड मुल्कों में से एक है, लेकिन यहाँ आपको ओवर क्राउडिंग महसूस नहीं होती। यह सबका केयरफुल प्लानिंग और एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस का नतीजा है। शहर को अपनी ग्रीनरी, क्लीन स्ट्रीट्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट ने ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन को मैनेज करने की पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करी, जिससे सिटीजन्स के लिए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर की गई। इन सब स्ट्रेटजीज के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी भी था। गवर्नमेंट ने मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट किया, जहां सबको रेस या बैकग्राउंड से हटकर अपनी एबिलिटीज और हार्ड वर्क की बेस पर सक्सेस पाने का मौका मिलता है। अब जबकि हमने देखा कि सिंगापुर कैसे क्रेजी रिच बना, चलिए फ्यूचर पर नजर डालते हैं। सिंगापुर के लिए अगला क्या है और ये दुनिया पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। सिंगापुर इस वक्त एक क्रॉस रोड पर है। एक तरफ इसने रिमार्केबल सक्सेस हासिल किया, लेकिन दूसरी तरफ इसके सामने नए चैलेंजेस हैं, जैसा कि एजिंग पॉपुलेशन, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में इनोवेशन की जरूरत। लेकिन अगर सिंगापुर की हिस्ट्री से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि ये मुल्क अडॉप्ट करना जानता है। गवर्नमेंट पहले से ही इनोवेशन हब बनाने पर फोकस कर रही है। फिनटेक, बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है ताकि सिंगापुर ग्लोबल डेवलपमेंट्स के साथ चलता रहे। सिटी स्टेट को सस्टेनेबिलिटी के साथ लीडर के तौर पर भी पोजीशन किया जा रहा है। लिमिटेड लैंड और रिसोर्सेज के बावजूद सिंगापुर अर्बन प्लानिंग, वाटर कंजर्वेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन सॉल्यूशंस पायनियर कर रहा है। ग्लोबल इम्पैक्ट के हवाले से सिंगापुर लाइकली अपने की रोल इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेसी में कंटिन्यू करेगा। आसियान और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर होने के नाते सिंगापुर की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगी। सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी दूसरे मुल्कों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। ये दिखाती है कि अगर लीडरशिप सही हो, विजन हो और पॉलिसी सही हो तो एक छोटा मुल्क भी जो रिसोर्सेज में लिमिटेड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। जैसे जैसे सिंगापुर इवॉल्व करेगा, ये और ज्यादा ग्लोबल इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर की इनक्रेडिबल कहानी कि कैसे ये क्रेजी रिच बना। एक सिंपल फिशिंग विलेज से लेकर ग्लोबल पावर हाउस बनने तक सिंगापुर का सफर किसी कमाल से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो विजन, डिटर्मिनेशन और स्मार्ट पॉलिसीज की है, और जबकि आगे बहुत से चैलेंजेस हैं, अगर कोई मुल्क इनको ओवरकम कर सकता है तो वो खुद सिंगापुर ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी और मालूमाती वीडियोस मिल सकें जिनसे आपकी दुनिया को समझने में मदद मिले। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगली दफा तक क्यूरियस और इन्फॉर्म्ड रहिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।